मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन चैप्टर में पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो खैर बहुत बाद में प्रपोज किया गया सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, लेकिन सबसे पहले उससे कई सालों पहले केप्लर्स ने प्लैनेटरी मोशन को लेकर के कुछ लॉज दिए। वो क्या लॉ थे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि पहले के टाइम में, इन अर्लियर टाइम्स, साइंटिस्ट ये मानते थे कि अर्थ वो सेंटर है हमारे सिस्टम का, हमारे सोलर सिस्टम का। अर्थ इज रिगार्डेड एट सोलर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इन 1543 एक पोलैंड कंट्री के एस्ट्रोनॉमर हुए जिनका नाम था निकोलस कोपर्निकस। निकोलस कोपर्निकस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ सेंटर पर नहीं है, सन सेंटर पर है और बाकी सारे प्लैनेट्स और जितने भी हेवनली बॉडीज हैं उसके चक्कर लगाता है ना? पहले ये माना जाता था कि यूनिवर्स का सेंटर अर्थ है, पर हालांकि निकोलस कोपर्निकस ने इस बात को गलत साबित किया। ऑलराइट, तो ये बड़ी दिलचस्प बात थी उस जमाने में। तो स्टूडेंट्स, उस समय जो सजेशन दिया गया, उसने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है सारा प्लैनेट, और इस हाइपोथेसिस को उन्होंने हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस कहा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही पॉपुलर हाइपोथेसिस रहा है और इसी हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस के आधार पर फर्दर की स्टडीज यूनिवर्स को लेकर के की गई है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। फिर लेटर इन द ईयर 1546 to 1601 एक बड़े ही गजब के दानिश एस्ट्रोनॉमर होते थे। दानिश मतलब डेनमार्क कंट्री को बिलोंग करने वाले एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट थे, टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे जाने जाते थे प्रिसीजन के लिए। जो भी डेटा, वो स्टार को घंटों देखते रहते थे और वो जानने की कोशिश करते थे, पोजीशन को एलोकेट करते थे। उस तरीके से ब्रह्मांड की क्यूरियोसिटी को लेकर के, यूनिवर्स की क्यूरियोसिटी को लेकर के अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो लगातार एक डेटा मेंटेन करते थे। और उनका जो डेटा था उस जमाने में बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक्यूरेट माना जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये बात कहीं ना कहीं बहुत लंबे वक्त तक जो है उन्होंने इस चीज को किया। लगभग 20 सालों का उन्होंने कंपास और सेक्सटेंट और कुछ कार्टेशियन सिस्टम के वैल्यू जो ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से उन्होंने इस चीज को तैयार किया। बट ये सब तो इतिहास का दौर रहा, ऑलराइट, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया और टाइको ब्राहे के डेटा का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, जर्मन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम जोहानस केपलर था, उन्होंने किया। और केपलर ने बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। अगर आज हम यूनिवर्स को समझ पाते हैं, अगर यूनिवर्स को आज बहुत सारी बातों को हम लोग का एक क्लियर परसेप्शन है, उसके पीछे जोहानस केपलर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हाथ है। तो स्टूडेंट्स, टाइको ब्राहे के दिए गए कैलकुलेशन को केपलर्स ने बहुत स्टडी किया और 3 लॉ, कितने लॉ? 3 लॉ प्लैनेटरी मोशंस के बारे में प्रपोज किए और वो तय हुए। क्योंकि ये बड़ी ही अमेजिंग बात है, जैसे जैसे आपको लॉ हम बताते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या था? सबसे पहला लॉ था स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ केपलर ने दिया कि ऑल द प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स। सबसे पहली बात कि निकोलस कोपर्निकस का जो हाइपोथेसिस था हेलियोसेंट्रिक वाला कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, वो बाद में गलत साबित हुआ। और वो कैसे साबित हुआ? टाइको ब्राहे के स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट और सेक्सटेंट्स की वजह से। सो स्टूडेंट्स, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, क्या कहना चाह रहा है देखिए। जैसे एलिप्स, दिस इज शेप ऑफ एलिप्स। अभी ये एलिप्स शेप कैसे बना है?
स्टूडेंट्स, अगर कोई सर्कुलर कोई चीज है, अगर उसको हम लोग दाब दें, है ना, इफ यू आर कंप्रेसिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा, है ना, शेप ले लेगा। इस शेप को हम लोग बोलते हैं एलिप्स। दिस इज कॉल्ड एलिप्स शेप एंड दिस इज कॉल्ड सर्कुलर शेप। तो कहा गया कि सारे प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और सन, अब देखिए एलिप्स जब शेप बनता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट जब होती है, तो इसमें कैसा कैसा कार्टेशियन सिस्टम बैठता है वो देखिए। तो वी डोंट नीड दिस वन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसका कार्टेशियन खींचेंगे। ये हो गया आपका y, ये हो गया y डैश, ये हो गया o, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया x डैश एक्सिस। ऑलराइट, अब एलिप्स में स्टूडेंट सेंटर नहीं होता है। एलिप्स में क्या नहीं होता? सेंटर नहीं होता। क्या होता है? एलिप्स में दो फोकल पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने दाबा सर्कुलर किसी चीज को, तो दाबा टॉप और बॉटम से, तो दो पॉइंट्स बन जाते हैं। एक पॉइंट इधर बनता है, दूसरा पॉइंट इधर बनता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कार्टेशियन सिस्टम आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। ये वाला जो है y o y डैश, आपको क्या लगता है यहां पे कैसा दिख रहा है? ये माइनर एक्सिस है। कैसा एक्सिस है? माइनर एक्सिस है। माइनर एक्सिस y o y डैश माइनर एक्सिस है, जबकि मेजर एक्सिस बड़ा वाला कौन सा है? हम लोग बोलेंगे x x o x डैश। ये है मेजर एक्सिस x o x डैश। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का मतलब समझ गए। और जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट हो जाएगा O और Z। ये हो गया आपका पूरा एलिप्स का शेप। ओके, अब इसमें स्टूडेंट्स दो फोकल पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। दो, नॉट मोर देन टू, ओनली टू फोकल पॉइंट्स गेट क्रिएटेड। ये हो गया F1, ये हो गया F2। अब आप गौर करें तो आपको दिखेगा ये F1 हो या F2 हो, ये मेजर एक्सिस में है। तो मेजर एक्सिस का आधा या तो OX है या तो OX डैश है। तो OX को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर OX डैश को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस। चाहे वो OX डैश के बारे में बात करें या OX के बारे में बात करें, दोनों सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो है ना फर्स्ट लॉ, इसी के बारे में बताया गया है कि सारे प्लैनेट मूव करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में विथ द सन एट वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स। अब आप सन का पोजीशन या तो F1 मान लीजिए जो कि OX डैश सेमी मेजर एक्सिस पे है, या फिर F2 पे मान लीजिए जो कि OX सेमी मेजर एक्सिस पे है। आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि या तो वो F1 पर है या तो वो F2 पर है। ओके, अगर आप मानते हैं कि यहां पर सन है, सपोज कीजिए यहां पर सन है ना, तो ये सन के चारों ओर क्या घूम रहा है? प्लैनेट। ये प्लैनेट सपोज कीजिए अर्थ घूम रहा है, तो ये इस तरीके से घूमता हुआ एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा। तो आपका इस तरीके से कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा। तो सन कहां पे है? हमने कंसीडर किया है F1 पर। F1 यानी कि किसी दो फोकल पॉइंट्स हैं, दो फोकल पॉइंट्स में से किसी एक फोकल पॉइंट पे आप कंसीडर कर सकते हैं और मान सकते हैं कि प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहा है। सो हम लोग ये कहते हैं कि all the planets move in elliptical orbit with the sun at one of the focal points specified in semi major axis। कोई भी फोकल पॉइंट होगा तो किसी पर्टिकुलर सेमी मेजर एक्सिस पर होगा। ये था पहला लॉ। ओके, तो पहला लॉ एक ब्रेक थ्रू लॉ था जिसने कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज कर दिया, और कोपरनिकस ने पहले ही कह दिया था, है ना। लेकिन कोपरनिकस के कुछ लूप होल्स थे, कुछ फ्लॉज थे। वो फ्लॉज ये थे कि भाई
जो आपका प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो हालांकि उनका यूनिवर्स का मॉडल कैसा काम करता है उसके पीछे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो नहीं बता पाए, लेकिन रादर फर्दर ये सारे आंसर्स को ढूंढ लिया गया। स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट लॉ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ की। स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ is having this statement that the line joining the planet and the sun sweeps out equal areas in equal interval of time. Okay? क्या कहने का मतलब है? Let's listen very properly to the explanation. Okay, so this is elliptical orbit, and we have to consider that at one of the focus, so this is F1, I am considering F1, and here the position of sun is given. Okay, so this is sun's position, and it is in semi-major axis. Okay, now this time I am not drawing the Cartesian system, आपको assume करना है। और सपोज कीजिए कि प्लैनेट यहां पर है, ये प्लैनेट मान लीजिए अर्थ ही है, आपका ही प्लैनेट अर्थ है, और ये अब लॉ को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, लाइन ज्वाइनिंग मतलब लाइन को ज्वाइन करिए प्लैनेट अर्थ और सन के बीच में, ये इस तरीके से हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, सन और अर्थ के बीच में लाइन ज्वाइन कर दिया, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज। अब यहां से अब मान लीजिए ये पोजीशन ए है, अब पोजीशन ए से ये चला गया पोजीशन बी पर, ठीक है, पोजीशन ए से चला गया पोजीशन बी पर, फिर से लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। समझ लीजिए कि अर्थ को ए से बी में आने में, ए से बी तक आने में सपोज कीजिए कि 30 डेज लगा, मतलब सपोज कीजिए कि 1 मंथ लगा। ऑलराइट, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कुछ एरिया यहां पर कवर हो रहा है। अगर आप इस एरिया को शेडेड कर दें, इस रीजन को रंग दें, तो आपको ये एरिया दिखेगा, है ना। तो यहां पर सन का एस लिख देते हैं। अब ये 1 महीने में ए से बी गया है ना। अब क्या होगा कि उसी तरीके से ये लगातार चलता रहेगा। फिर से आप एलोकेट कीजिए, कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर कीजिए, ये पॉइंट सी मान लीजिए, और सी से, है ना, फिर से सन और प्लैनेट दोनों का लाइन को ड्रॉ कीजिए, ठीक। तो अब सी से फिर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो पाते हैं कि ये डी तक पहुंच गया। ओके, कहां पहुंच गया? डी तक पहुंच गया। फिर से लाइन ज्वाइन करते हैं बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। अब फिर से इस एरिया को, ये जो ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट, ये 30 डेज का है। कितने डेज का है? 30 डेज का, 1 मंथ का। अब ये जो एरिया है, चाहे वो एस ए बी कहें या एरिया एस सी डी कहें, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। कहने का मतलब यही है, सेकेंड लॉ यही कहता है कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो हमेशा वो इक्वल एरिया ही प्लैनेट और सन के बीच में जो लाइन जो ड्रॉ होगी वो कवर करेगा। तो एरिया एस ए बी इक्वल टू एरिया एस सी डी। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको कि अगर ये प्लैनेट का मूवमेंट मान लीजिए ई पर आ गया, है ना, ई पर आ गया, तो आप देखेंगे कि ये बहुत एफ तक आ जाता है ना। इसको ज्वाइन करते हैं इस तरीके से। क्या होता है इस समय में यहां पर भी आप देखिए ई और एफ से जो कवर हो रहा है, तो ये भी एरिया एस ई एफ इक्वल टू एरिया एस ई एफ, मतलब ये सारे एरियाज एक दूसरे के बराबर होंगे। और ये भी 1 मंथ का ही ऑब्जर्वेशन है, मतलब 30 डेज का ही ऑब्जर्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हुआ कि सन के कॉन्टेक्स्ट में जब प्लैनेट आई तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन बढ़ गया, यानी कि इसीलिए
रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि उसका एक्सेलरेशन इतना बढ़ गया कि उसने ज्यादा डिस्टेंस एक तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में कवर कर लिया। हालांकि एरिया उतना ही होता है, एरिया में फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग को ये बात समझना पड़ेगा कि सन बहुत ही बड़ा ह्यूज मास है हमारे सोलर सिस्टम में। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बताते हैं कि मास ऑफ द सन जो होता है, मास ऑफ सन इन आवर सोलर सिस्टम, ओके, इज 99.84% and rest of 0.16% constituent total mass है। बाकी सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, सैटेलाइट्स और भी न जाने कितने सारे नोन अननोन फिजिकल हेवनली बॉडीज हैं स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम में। तो उसका टोटल मास 0.16% अज्यूम किया गया है और सन का मास 99.84% है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर बॉडी ही कंट्रोल करती है, अपनी ग्रेविटी दिखाती है स्मॉलर हेवनली बॉडी के ऊपर। ऑलराइट, तो इस तरीके से यहां पर सन जब नजदीक आता है तो इसका ग्रेविटी की वजह से इसका रेडियल एक्सेलरेशन ऑल सडन बढ़ जाता है, इनहैंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो दिस इज द सेकंड लॉ। ये दोनों लॉ स्टूडेंट्स 1609 में प्रपोज किए गए थे, फर्स्ट लॉ भी और सेकंड लॉ भी। लेकिन जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो थर्ड लॉ को आने में 10 साल लग गए। वो लगभग एट द एंड ऑफ 1618 यानी कि 1619 में मानिए कि आया था। लेट्स सी व्हाट वाज द थर्ड लॉ। स्टूडेंट, थर्ड लॉ केपलर्स का क्या था प्लैनेटरी मोशन को लेकर के? उन्होंने बोला द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड is directly proportional to the cube of semi major axis r of the elliptical axis, that is t square proportional r cube। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको r cube proportional t square भी लिख सकते हैं। तो r cube equal to kt square हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन जब हटता है तो कांस्टेंट k देते हैं। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, r cube by t square equal to k कांस्टेंट। ये रिलेशन हमें मिलता है। स्टूडेंट्स, आपको ये बता दें कि इस लॉ में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस समय तक, जब तक जॉनस केपलर ने इस चीज़ का लॉ का एस्टैब्लिशमेंट दिया था, उस समय ओनली 5 नोन प्लैनेट्स थे। उस समय नेपच्यून, है ना, सैटर्न के बारे में नहीं मालूम था, जुपिटर तक ही मालूम था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन बाद में जब उसका भी जब निकाला गया, है ना, ये लॉ कहता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब उसमें भी निकाला गया तो हमने देखा कि वो बिल्कुल सही बैठ गया। फॉर्मूला जो निकाला गया था, जो इसको एस्टैब्लिशमेंट की गई थी केपलर्स के थर्ड लॉ में, वो बिल्कुल सही पाई गई। स्टूडेंट्स, ये लॉ हमें बताता है जैसे कि अर्थ का एक रिवॉल्यूशन टाइम है कि वो अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 365 डेज में करता है ना। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ऑलराइट, ये लॉ हमें यही बताता है कि कोई भी प्लैनेट, है ना, सेमी मेजर एक्सिस, अब देखिए प्लैनेट और सन के बीच का जो ये है वो सेमी मेजर एक्सिस पे चल रहा है ना, तो एलिप्टिकल एक्सिस पे वो मूव करता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो रिवॉल्व करते 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 कितना टाइम लेता है ना, कितना टाइम लेता है। तो हमारे जैसा अर्थ 365 डेज लेता है, मरकरी 88 डेज में अपना कंप्लीट कर लेता है अपना 1 रिवॉल्यूशन। प्लूटो, जिसको अब ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया है, स्टूडेंट्स आपको जान के हैरत होगी कि वहां पे 360 अर्थ ईयर्स जब होते हैं तब वहां पे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है प्लूटो का अराउंड द सन। दिस इज द प्लूटोज रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। इट मींस 360 अर्थ कहने का मतलब ये कि भाई वहां पर आप पहला बर्थडे भी नहीं मना सकते,
तो 360 अर्थ ईयर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन दे रहा है। यहां पर हमारा थर्ड लॉ यही कहता है कि जो भी रिवॉल्यूशन टाइम है, जितना भी वक्त लग रहा है ना, सन के अराउंड उस पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, ये लॉ उसकी बात करता है। ओके, दिस इज द थर्ड लॉ। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए भी। तो थर्ड लॉ आपको समझ में आ गया, और बाकी सारे जितने भी हैं इसके, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, आई होप कि आपको क्लियर है केप्लर्स का। नाउ आई विल टॉक अबाउट इनवर्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इनवर्स स्क्वायर लॉ। केप्लर के थर्ड लॉ देने के लगभग 100 साल के बाद सर आइजैक न्यूटन ने प्रपोज किया इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था? इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। ओके, इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने आपको पढ़ाया है, ये रिलेशन आपको पढ़ाया है। तो यही वाला हम लोग अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 100 साल के बाद आइजैक न्यूटन ने इस लॉ को प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? देखिए, उसका कहना था कि अगर प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में, मान लीजिए अज्यूम कीजिए एलिप्टिकल के बजाय सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है ना, जस्ट एग्जाम्पशन है, तो भाई वो एलिप्स में भी काम करेगी, है ना, क्योंकि एलिप्स जो शेप बना है वो भी सर्कुलर और सर्कुलर शेप से ही बना है, तो उसमें भी काम करेगी कहीं ना कहीं। तो व्हेन अ प्लैनेट मूव विद वेलोसिटी v in circular orbit of radius r, the force acting on orbiting the planet is given by F proportional v square by r। ये क्या फोर्स है? जैसे आप लोग मेरी गो राउंड में बैठते हैं, है ना, या फिर स्कूल में खेलने के लिए होता है ना, बच्चे लोग पैर से उसको मारते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, गोल गोल घूमता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आप बार पकड़ते हैं। तो बार क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि अगर आप बार नहीं पकड़ेंगे तो द चाइल्ड विल बी थ्रोन आउट ऑफ द ऑर्बिट। व्हाई? बिकॉज सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगता है। सर्कुलर ऑर्बिट में सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगता है। तो वो फोर्स कितना है? वो फोर्स इतना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, F is directly proportional to v square by r। नाउ ये जो फोर्स है ना, ये हमें कहां लग रहा है? कहां लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है ना, प्लैनेट को घूमने में। किस में घूमने में? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने में, है ना। तो अगर हम लोग टाइम को t पीरियड मान लें, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सन है और ये प्लैनेट है ना। तो ये जब घूम रहा है, तो ये जब यहां से घूमेगा, तो ये प्लैनेट P पॉइंट से निकला है, तो इस तरीके से जाएगा और दोबारा जब P पर आएगा तब आप कहेंगे कि 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, है ना। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इफ T be the time period, T be the time period of planet, है ना। तो अगर हम जानना चाहें कि भाई कितना स्पीड लग रहा है, प्लैनेट का क्या स्पीड है, तो स्टूडेंट्स स्पीड v इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां पर डिस्टेंस क्या हुआ? ये सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सरकमफरेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई r। टाइम कितना? तो कैपिटल T। जस्ट नाउ आई हैव टेकन T को टाइम पीरियड माना है हमने यहां पर। अब क्या हम लोग इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। v का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई r बाई t का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई t स्क्वायर। अब ये देखिए 4 पाई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर प्रोपोर्शन r स्क्वायर बाई t स्क्वायर। रिवर्स ले लिया हमने। प्रोपोर्शन से जब इक्वल लिखते थे तब कांस्टेंट देते थे, राइट। कांस्टेंट हटा लिया तो क्या हो गया? प्रोपोर्शन में चेंज। तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल r स्क्वायर बाय t स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें क्या करते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, सॉरी 1 माना हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं।
ना अगर इसमें हम लोग r को इंटू भी करें और मल्टीप्लाई भी करें तो ये हमें दे देगा v स्क्वायर प्रोपोर्शन r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। यहां पर भी r मल्टीप्लाई किया, यहां भी r कट गया, मतलब कुछ नहीं किया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब बाय r टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ न्यूटन ने कहां से डिराइव किया है, कहां से निकाला है? तो हम लोग कहेंगे केप्लर्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, जो ये बताती है कि जैसे जैसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाती है वैसे वैसे इसकी ग्रेविटी भी घटती है। तो स्टूडेंट्स, अभी केप्लर्स थर्ड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि r क्यूब बाई टी स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट पार्ट हमने हटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1 बाई r, इक्वेशन नंबर 3। समझे? अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 का, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में बैठाते हैं। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो f प्रोपोर्शनल v स्क्वायर बाई r, तो v स्क्वायर की जगह 1 बाई r बैठाएंगे आप, 1 बाई r बाई r, दैट मीन्स f प्रोपोर्शनल 1 बाई r स्क्वायर। देखिए, यही तो प्रूफ करना था। इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें यही बताता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा ग्रेविटी घटता जाएगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता जाएगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।